हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर। आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन हैं और आपकी प्रिपरेशन एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। तो बच्चे, आज हम इस सेशन में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, वो हम इस थ्योरी के अंदर स्टडी करेंगे। अब थ्योरी कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जानने से पहले पहले ये जान लेते हैं कि स्केलेटल मसल क्या होता है, कैसे दिखता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको हर एक कंपोनेंट स्केलेटल मसल का हर एक पार्ट जो है वो इलेबोरेटेड वे में दिखाया गया है। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ देखिए, ये हमारा बोन है जिसके साथ ये मसल जो है वो कनेक्टेड है। किसकी हेल्प से कनेक्टेड है? टेंडन्स। टेंडन्स हमें पता है क्या होते हैं, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो बोन और मसल को आपस में कनेक्ट कराते हैं। अब इस पूरे मसल के अंदर आप देखिए छोटे ये अलग बंडल्स प्रेजेंट हैं। ये बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? फेसिकल्स। और इनके बीच बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं फेशिया। ठीक है, ये बंडल्स जो हैं इनको क्या बोलेंगे? मसल बंडल या फिर फेसिकल्स। अब मैं एक बंडल को अगर जूम करूं तो इसके अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे मसल फाइबर्स। मसल के अंदर प्रेजेंट है मसल बंडल्स, उन बंडल्स के अंदर प्रेजेंट है मसल फाइबर्स। अब मैं एक मसल फाइबर को अगर जूम करूं, यहां मेरे पास ये एक मसल फाइबर है। ठीक है, इसको जब मैंने जूम किया तो मुझे मिले मायोफिब्रिल्स। क्या मिले? मायोफिब्रिल्स। अब मैं एक मायोफिब्रिल को अगर जूम करूं तो उसके अंदर प्रेजेंट है अलग अलग मायोफिलामेंट्स। तो यानी पहले हमारे पास है मसल, मसल के अंदर बंडल्स प्रेजेंट है जो कि क्या है? मसल फाइबर बंडल या फिर मसल बंडल जिनके अंदर मसल फाइबर्स है। तो इस मसल फाइबर बंडल के अंदर क्या हमने बोला, क्या है? मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। अब एक मसल फाइबर को अगर मैं जूम करूं तो उसके अंदर ढेर सारे मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट हैं। एक मायोफिब्रिल को अगर मैं देखूं तो उसके अंदर मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। अब ये मायोफिलामेंट्स जो हैं वो थिक हो सकती हैं या थिन हो सकती हैं, मोटी हो सकती हैं या पतली हो सकती हैं। जो मोटी यानी थिक वाली मायोफिलामेंट है उसको बोलते हैं हम मायोसिन, और जो थिन मायोफिलामेंट है वो होती है हमारी एक्टिन। अब ये एक्टिन और मायोसिन का जो अरेंजमेंट है आपस में, इनकी ओवरलैपिंग कैसी है, वो बनाता है हमारे मसल का बेसिक फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। तो ये मायोसिन और एक्टिन आपस में अरेंज होते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। अब ये एक सार्कोमियर का डायग्राम है। इसमें आप देखिए हमारे पास यहाँ पे थिक फिलामेंट है मायोसिन। ये सेंटर में जो आपको रेड कलर में दिख रही है मोटी वाली फिलामेंट वो क्या है? मायोसिन। अब इस मायोसिन के अल्टरनेटिवली क्या प्रेजेंट है, इसके ऑल्टरनेटिव लेयर्स में क्या प्रेजेंट है? दोनों साइड पे हमारे पास एक्टिन थिन फिलामेंट, एक्टिन नाम की थिन मायोफिलामेंट प्रेजेंट है। अब जिस एरिया में हमारे पास मायोसिन के ऊपर एक्टिन भी प्रेजेंट है, मतलब दो टाइप की फिलामेंट प्रेजेंट है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं ए बैंड। यहाँ पे आप देखिए ये रीजन हमारे पास क्या है? ए बैंड, जहां पे मायोसिन भी है और एक्टिन भी है, यानी दो तरह की फिलामेंट्स हैं। ए का मतलब है एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट फिलामेंट्स आपस में ओवरलैपिंग वे में प्रेजेंट है। जहां पे मेरे पास सिर्फ ये थिक फिलामेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एच जोन, और जहां पे सिर्फ मेरे पास थिन फिलामेंट वाला रीजन है जहां पे ओवरलैपिंग नहीं है उसको बोलते हैं आई बैंड, यानी कि आइसोट्रॉपिक बैंड, जहां पे सिर्फ एक ही तरह की फिलामेंट प्रेजेंट है। और इस आई बैंड में बीच में मेरे पास एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है इसको। आई बैंड को इंटरसेक्ट करने वाली ये जेड शेप की आपको ये जिगजैग लाइन दिख रही है, इन लाइंस को हम बोलते हैं जेड लाइन। दोनों तरफ आपको दिख रही हैं। जो आई बैंड था, जो एक्टिन फिलामेंट थी, उसको इंटरसेक्ट कर रही है जेड लाइन। अब एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन तक जितना भी पोर्शन है, जितना भी स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज टर्म्ड एज सार्कोमियर। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो फिलामेंट्स हैं ये आपस में ऐसे क्लोज आ जाएंगी। जो थिन फिलामेंट्स हैं, हमारी जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर, अगर ये मायोसिन है ये एक्टिन है, तो दोनों तरफ से एक्टिन जो है वो इस तरह से क्लोज आ जाएंगी मायोसिन के ऊपर स्लाइड करके, और इसीलिए नाम दिया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्योंकि जो हमारी एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करती है। अब सपोज ये मेरे पास थिन
ये मेरे पास थिक फिलामेंट है, इसकी दोनों तरफ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, एक्टिन, दोनों तरफ से ये ऐसे स्लाइड करेंगी, जो सार्कोमियर है उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि फिलामेंट स्लाइड कर रही हैं तो थ्योरी का नाम रख दिया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है इस प्रोसेस में कि ये फिलामेंट्स स्लाइड हो रही हैं, जो सार्कोमियर की लेंथ है वो छोटी हो रही है, हम वो स्टडी करेंगे। तो पहले हम थिक और थिन फिलामेंट की हमने बात की, तो पहले हम उनके बारे में स्टडी कर लें। हमने बोला कि मायोफिलामेंट है, मायोफिलामेंट्स। अब ये मायोफिलामेंट्स हमने बोला कि दो टाइप के हैं, वी हैव टू टाइप ऑफ मायोफिलामेंट्स, thick myofilament and second one is thin myofilament। अब थिक वाली का नाम क्या है, दैट इज मायोसिन, एंड थिन वाली हमारे पास जो मायोफिलामेंट है वो है एक्टिन। अब जो मायोसिन है उसके पास है टोटल 6 चेन्स, 2 हैवी चेन्स हैं और 4 लाइटर चेन्स होंगी, और इसके मोनोमेरिक जो कंपाउंड्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको क्या बोला जाता है, मेरोमायोसिन। तो मतलब मेरोमायोसिन जो है वो आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, मायोसिन। क्लियर। तो यहां हम इसका डायग्राम बना लें, ठीक है। ये तो है इसकी हैवी चेन्स, ये सारी हैवी चेन्स हैं, और लाइटर चेन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, लाइटर चेन्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह, जो हेड रीजन है उसके पास इस तरह से 4 ये लाइट चेन्स प्रेजेंट है। ये दोनों क्या थी, हैवी चेन्स। और जो हमारा ये है इसका टेल रीजन, और ये है इसका हेड रीजन। जो टेल रीजन है वो बना हुआ है लाइट मेरोमायोसिन से, और हेड रीजन बना हुआ है आपका हैवी मेरोमायोसिन से, ठीक है। तो दो टाइप के मेरोमायोसिन है, हैवी एंड लाइट। 6 इसके पास टोटल चेन्स हैं, दो हैं हैवी चेन्स, 4 हैं लाइट चेन्स। तो ये था मायोसिन का स्ट्रक्चर। अब इस मायोसिन के पास इसके हेड चेन में कुछ एक्टिव साइट्स हैं। एक तो इसके पास है यहाँ पे, यहां इसके पास है एक्टिन बाइंडिंग साइट, वो साइट जिससे ये जो थिन फिलामेंट है उसके साथ बाइंड करेगा। तो क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब दूसरी चीज जो इसके पास है वो है, इसके पास है एटीपी बाइंडिंग साइट। और क्या है इसके हेड पे, एटीपी बाइंडिंग साइट। अब इस हेड रीजन पे एटीपेज एक्टिविटी भी है, मतलब एटीपी को ब्रेक कराने वाली कैपेबिलिटी भी है इसके पास। अगर एटीपी बाइंड कर रहा है तो उसको ब्रेक भी करा सकते हैं ये। ओके, तो ये दो चीजें हैं जो हमारा मायोसिन है उसके हेड के पास। अब इसके अलावा, अब जहां पे ये इसका हेड और टेल रीजन ऐसे क्रॉस कर रहे हैं ना, टेल जो है आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। ऐसे लग रहा है ना कि आर्म्स आपस में क्रॉस हो गई हैं, तो इस चीज को क्या बोला गया है, क्रॉस आर्म्स। ओके, अब आते हैं हम अपने थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर पे। थिन फिलामेंट की बात करें तो ये बना हुआ है, इसके मोनोमेरिक यूनिट है जी एक्टिन, यानी कि ग्लोब्यूलर एक्टिन। अब ये जी एक्टिन जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर चेन की तरह ओवरलैप हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे, चेन लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से। अब इस चेन के अंदर ये सारे जी एक्टिन ही प्रेजेंट हैं, क्या बना लेंगे, ये चेन लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। ये राउंड शेप था, ग्लोब्यूलर शेप था, तो इसको क्या बोल दिया, जी एक्टिन। जी एक्टिन यानी कि ग्लोब्यूलर एक्टिन। और इस ग्लोब्यूलर एक्टिन ने मिलके आपस में क्या बना लिया, चेन लाइक एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन। तो अब इस एक्टिन के अलावा यहाँ पे दो चीजें और प्रेजेंट हैं, एक और प्रोटीन चेन प्रेजेंट है। सपोज ये अगर मेरे पास एक्टिन का स्ट्रक्चर है, एफ एक्टिन का, तो इसके ऊपर एक और फिलामेंटस प्रोटीन प्रेजेंट है। ये सारे मैंने बनाए हैं यहाँ जी एक्टिन, जो आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एफ एक्टिन। इसके ऊपर एक और फिलामेंटस प्रोटीन प्रेजेंट है,
इस फिलामेंटस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। ये था हमारे पास एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के ऊपर एक और चीज इसके ऊपर लिपट के पड़ी है, वो क्या है? ट्रोपोमायोसिन। अब ये जो ट्रोपोमायोसिन है, इसके अलावा भी एक ट्राइमेरस प्रोटीन पड़ा है, वो क्या है? इसके अलावा इसके पास एक और ट्राइमेरिक प्रोटीन पड़ा है, जिसके 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स वाला प्रोटीन प्रेजेंट है। उसका नाम क्या है? ट्रोपोनिन। अब ये 3 यूनिट्स में से अगर मैं यहाँ ये 3 यूनिट्स बनाऊं, तो ये है मेरे पास टीपीटी जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगा, ये है मेरे पास टीपीसी जो कैल्शियम आयन से बाइंड करेगा, और ये है मेरे पास टीपीआई जो इस एक्टिन पे मायोसिन की बाइंडिंग को इनहिबिट करेगा। तो एक है ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करने वाला ट्रोपोनिन यूनिट, और एक यूनिट है कैल्शियम से बाइंड करने वाला। तीसरा जो इसका यूनिट है वो इनहिबिट करता है कि एक्टिन के साथ मायोसिन आके ना लगे। ठीक है, पर अगर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो एक्टिन और मायोसिन का मिलना जरूरी है, इन दोनों को आपस में बाइंड करना पड़ेगा, तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब ऐसा क्या हो कि ये जो इनहिबिट कर रहा है इसका इफेक्ट खत्म कर दिया जाए। इस ट्रोपोनिन ये जो लगा हुआ है, जब तक ये यहाँ पे लगा रहेगा, अब पता होता क्या है, यहाँ पे जिस पोजीशन पे सपोज ये है टीपीआई, इसके नीचे ही एफ एक्टिन पे हमारे पास होते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब जब तक ये यहाँ लगा रहेगा, इसका ये जो टीपीआई वाला पार्ट है वो यहीं रहेगा, तब तक तो इनहिबिशन ही चलती रहेगी। मायोसिन जो है वो आके एफ एक्टिन पे ही बाइंड ही नहीं कर पाएगा, यानी एफ एक्टिन का ये जो एक जी ग्लोब्यूलर पार्ट है, जी एक्टिन है पूरे फिलामेंट का, जी एक्टिन उस पे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसा प्रोसेस, कुछ ऐसी स्कीम लगानी पड़ेगी कि इसको यहां से हटाया जाए। तो इसको हटाने के लिए हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आके सिग्नल देता है। हमारा जो मसल सेल है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो मसल सेल का साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, जो उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, तो यानी ये मेरे पास क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब जो मसल सेल की सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसमें ढेर सारा कैल्शियम आयन भरा पड़ा है, इट इज रेजरवायर ऑफ कैल्शियम आयन। अब होता क्या है, जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सपोज ये जो है मेरे पास एक्सॉन्स हैं जो मोटर न्यूरॉन से आ रहे हैं, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसने स्टिमुलस भेजा है, एक्सॉन एंडिंग आके लगे हमारे मसल सेल पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम थोड़ा क्लियर वे में बनाएं इस तरह से, ये एक्सॉन एंडिंग पे प्रेजेंट होते हैं, इस एक्सॉन एंडिंग के पास होंगे साइनेप्टिक वेसिकल। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जब ये यहाँ आके लगेगा, इनके बीच में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर की एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, जिसको ACH भी लिखा जाता है। जब ये यहाँ आएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर फ्लो करेंगे, तो यहाँ पूरी मेम्ब्रेन पे क्या हो जाएगी? डीपोलराइजेशन। तो जब डीपोलराइजेशन पूरी मेम्ब्रेन पे होगी, अब क्योंकि जो हमारा मसल सेल है उसकी वॉल कैसी है, उसके अंदर बीच में क्या है? इन्वेजिनेशन। तो ये पूरा जो डीपोलराइजेशन है वो इसके अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ डीपोलराइजेशन होगी तो सोडियम आयंस मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे, तो यानी यहाँ अब क्या एंटर करने लग गए? सोडियम आयंस। मसल सेल के अंदर क्या भर गए? सोडियम आयंस ने एंट्री ले ली। तो जब ढेर सारा सोडियम अंदर आने लगा, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो यहीं पड़ी है, जब इसको पता चला कि सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, ये हिल गई। इसने क्या किया? इसने कैल्शियम आयंस रिलीज करना शुरू कर दिया। अब जब ये कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो
एफ एक्टिन पड़ा है, उसके ऊपर जो ट्रोपोनिन लगा हुआ था, सपोज ये ट्रोपोनिन है, ये कैल्शियम आयन इसकी कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे जाके लग जाएगा। जो 3 साइट्स हमने पढ़ी थी वो ट्रोपोनिन की, उनमें से कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे जाके कौन लग गया, कैल्शियम आयन लग गया। अब जब ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे लगेगा तो वो जो ट्रोपोनिन है उसके तीनों यूनिट्स खिसक जाएंगे। जब वो तीनों यूनिट्स खिसकेंगे तो जो इनहिबिशन वाला पार्ट था, जो टीपीआई था, वो भी तो रिमूव होगा, वो भी हिल जाएगा। तो मतलब मायोसिन को बाइंड कराने वाली जो साइट थी इस एक्टिन पे वो एक्सपोज हो गई। मतलब अब एक्टिन जो है वो रेडी है कि अब मायोसिन आके उस पे बाइंड कर जाए। क्लियर? अब एक्टिन क्या है, रेडी। नाउ एक्टिन इज रेडी टू बाइंड विद मायोसिन। अब हमें प्रिपेयर करना है मायोसिन को। हमारी थिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन के साथ अटैच करने के लिए रेडी है, बट मायोसिन को भी तो तैयार करना है, अभी वो भी पेंडिंग है काम। चलिए, अब हमने बात की मायोसिन की। अब मायोसिन के अंदर क्या होता है, अगर ये उसकी टेल है और ये है इसका हेड, सपोज दिस इज द टेल एंड ये है मायोसिन का हमारे पास हेड वाला रीजन। अब हमने क्या बात की कि इसके पास है एटीपी बाइंडिंग साइट। यहाँ इस पे क्या लगे हैं, एटीपी आके लगा हुआ है। जब तक ये एटीपी लगा है तब तक ये एक्टिन के साथ बाइंड नहीं करने देगा, ठीक है। जब तक मायोसिन के हेड पे एटीपी लगा है तब तक बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन नहीं पॉसिबल। तो मतलब हमें इस एटीपी को हटाना पड़ेगा। एटीपी को हटाएंगे तभी आके जो इसकी एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो फ्री होगी। तो इस एटीपी को सपोज यहाँ पे इसके पास हमारे पास वो पड़ा है एफ एक्टिन जिसके साथ इसने अटैच होना है। अब एटीपी को जब रिमूव कराना है, अब हमें पता है कि इसके पास एटीपेज एक्टिविटी भी है, तो जब इसने एक्टिन के साथ बाइंड करना है ना तो वो एटीपेज एक्टिविटी यानी एटीपी को तोड़ने वाली जो एक्टिविटी है वो चल पड़ती है। तो ये एटीपी ब्रेक होगा। तो यहां मैं ऐसे बना सकती हूं, यहां एटीपी को तोड़ के क्या बन गए, एडीपी प्लस फॉस्फेट। और ये मेरे पास पड़ी थी, अरे हेयर आई हैव द एक्टिन फिलामेंट जो इसके साथ ज्वाइन होनी है। अब जब एटीपी रिमूव हुआ और तब ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, तो मतलब अब ये आपस में क्लोजली एसोसिएट कर सकते हैं। ये हो गए ज्वाइन। इस चीज को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बन गया, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। यानी कि एक्टिन और मायोसिन जो थे वो आपस में बाइंड कर गए। पर अब जैसे ही ये एडीपी रिमूव होगा, इस एडीपी की जब रिमूवल होगी, ये हमारे पास मायोसिन है और इसके साथ अटैच था एक्टिन, ठीक है। एडीपी जब यहां से रिमूव होंगे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब ये रिमूव हुए तो झटका लगा, पूरा जो मायोसिन का हेड था ना उसको लगा झटका, और उस झटके लगने की वजह से जो इसके साथ एक्टिन अटैच था वो भी तो मूव करेगा। मायोसिन का हेड जब उसको झटका लगा तो वो आगे को मूव हो गया, उसके साथ जो एक्टिन फिलामेंट लगी थी वो भी आगे को मूव हो जाएगी। इस चीज को हम बोलते हैं, इस झटके लगने को बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो यहां क्या हुआ, पावर स्ट्रोक। अब जब ये आगे को मूव कर गया, अब ये एडीपी और फॉस्फेट तो रिमूव हो गया, मतलब मायोसिन का हेड फिर से फ्री हो गया। तो मतलब इस पे फिर आके लग जाएगा एटीपी, और जब एटीपी लगेगा तो आपकी जो एक्टिन है वो फिर से रिमूव हो जाएगी। मतलब अब मायोसिन और एक्टिन फिर से सेपरेट हो गए। तो एक बार रिवाइज कर लें, ये हमारे पास है मायोसिन हेड जिसके पास है एटीपी बाइंडिंग साइट, और ये है हमारे पास एक्टिन जिसको अब इस मायोसिन हेड पे लगना है। पर जब तक एटीपी लगा हुआ है मायोसिन के हेड पे तब तक एक्टिन उसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, और जब तक बाइंड नहीं करेगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो बाइंड करने के लिए क्या होगा, एटीपी, अब मायोसिन हेड के पास क्या था, एटीपेज एक्टिविटी, यानी वो एटीपी को तोड़ भी सकता है, उसने एटीपी को तोड़ दिया, उससे निकली एनर्जी। यहाँ पे जब एटीपी टूटा तो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है।
तो उस टाइम पे जब एटीपी टूट गया, अब जो मायोसिन है वो एक्टिन दोनों बाइंड कर सकते हैं। जब उनकी बाइंडिंग हुई तो हमारे पास क्या बना, क्रॉस ब्रिज, उनके अंदर क्रॉस ब्रिज बन गया। अब जब हमारे पास, ठीक है, एटीपी टूट गया, एडीपी, अब जब एडीपी को भी तो निकलना है, एडीपी वहीं थोड़ी बैठा रहेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है उसको बाहर निकलना है मायोसिन हेड से। अब जब ये बाहर निकलेगा तो मायोसिन हेड को लगेगा झटका। जब वो झटका लगा मायोसिन हेड को, उसके साथ साथ जो एक्टिन लगा था उस बेचारे को भी झटका लगा, और वो मायोसिन की टेल मूव नहीं करेगी, सिर्फ उसका हेड मूव करेगा। तो हम इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, इसका हेड आगे को मूव कर जाएगा इस तरह से, और यहां इसके साथ लगा होगा एक्टिन। ठीक है, तो इसका सिर्फ हेड आगे को मूव किया है, इसकी टेल वहीं की वहीं है, और हमारा एक्टिन पूरा का पूरा उसके साथ आगे को मूव कर गया। तो मतलब मायोसिन पूरी जो फिलामेंट की बात करें वो तो अपनी जगह से नहीं हिली, बस उसका हेड, अगर ये मायोसिन का हेड है और ये मायोसिन फिलामेंट है, तो फिलामेंट मतलब टेल और हेड, टेल यहीं की यही है, सिर्फ हेड ऐसे आगे को मूव हुआ, तो मतलब उसकी पोजीशन तो वहीं रह गई ना, सिर्फ उसका हेड और उसके साथ जो अटैच था एक्टिन वो मूव हुआ। इट मींस मायोसिन जो है वो अपनी प्लेस से नहीं हिल रहा है, सिर्फ उसका हेड मूव होगा, जिसकी वजह से अटैच्ड एक्टिन मूव हो जाएगा आगे। तो मतलब सिर्फ थिन फिलामेंट स्लाइड कर रही है, थिक फिलामेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहेगी। तो जब एडीपी निकला, पावर स्ट्रोक हुआ, वो आगे मूव हुए। अब आगे मूव होने के बाद फिर से अब खाली हो गया मायोसिन का हेड, अब उस पर दोबारा एटीपी आके लग जाएगा, एक्टिन बेचारा उससे हट जाएगा क्योंकि एटीपी लग गया। जब एटीपी लगा है, एक्टिन मायोसिन बाइंड नहीं करेंगे, एक्टिन जो है वो फिर से हट जाएगा और उस टाइम पे रिलैक्सेशन हो जाएगी। चलिए अब डायग्राम से समझ लें। अब यहां हमारे पास है थिक फिलामेंट, ये इसके हेड पे लगा हुआ है एटीपी। जब तक एटीपी लगा है तब तक जो थिन फिलामेंट है यानी एक्टिन जो है वो इससे दूर है, यानी अटैच्ड नहीं है। अब जब ये एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, यानी एटीपेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगी, तो ये जो एटीपी था वो ब्रेक हो जाएगा एडीपी और फॉस्फेट में, और इनमें क्या बन जाएगा आगे चल के, क्रॉस ब्रिज, इनमें बनेगा क्रॉस ब्रिज, ये बाइंड हो गए। जब एटीपी टूट गया तो अब ये हेड जो है वो रीजन फ्री हो जाएगा, अब उस पे एक्टिन लग सकता है और क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज बनने के बाद ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे, अब इनको निकलना है, इनको हटना है। जब ये मूव हुए बाहर को, तब क्या हुआ, इनको लगा स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक हुआ, वहां पे झटका लगा, और हमारी जो हेड था मायोसिन का वो आगे की तरफ मूव करेगा, इस पे लगी हुई मायोफिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट जो एक्टिन है वो भी आगे को मूव कर जाएगी, और इसी तरह हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये मूव हो गया तो अब क्या है, फिर से हेड खाली हो गया, यहाँ पे नया एटीपी आके अटैच हो जाएगा, फिर से एक्टिन मायोसिन आपस में दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और दोबारा ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और नीट नोवा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और कंटेंट मिलता रहे नीट प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।